खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने इरादे से ज़िंदगी जिया करते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की ज़िंदगी के लिए अपने इरादे बदल लिया करते हैं। ज़रा सादगी से अपनी ज़िंदगी जीकर देखिए, बिना स्वार्थ के अपनी ज़िंदगी जीकर देखिए। आपकी ज़िंदगी से जो सुकून गायब हो गया है वो मुस्कुराकर वापस आपके पास लौट आएगा। इसी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का स्वागत सुप्रभात धरती धुरारी में। स्वीकार कीजिए प्रणय का प्रणाम। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन सुप्रभात धरती धौरारी में। और बिल्कुल सही कहा प्रणय आपने कि सादगी में ही सुंदरता है। और जो लोग सादगी से जिंदगी को जिया करते हैं, जिंदगी का असली आनंद भी वही लिया करते हैं। और जब जिक्र होता है सादगी का, तब जिक्र होता है खादी का। चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सभी ने खादी को ही प्राथमिकता दी और खादी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलवाई। तो आज इसी खादी के विषय में हम और भी विस्तृत बात करेंगे। बहुत सारी जानकारी हम लेंगे, खादी कैसे बनती है, कितना इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और कितना आजकल युवाओं में इसका प्रचलन है। तो इसी विषय में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। नमस्कार। बिश्नोई साहब, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े बड़े महकमों में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते हुए यहाँ तक आपने अपना सफ़र तय किया है। हम उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा पीछे चलें तो आप एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जो परंपराओं का शहर है, समृद्ध संस्कृति का शहर है, खान पान में समृद्ध शहर है। जोधपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं। हम वहाँ चलते हैं जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जोधपुर में। वहाँ से शुरुआत करते हैं। कैसी पैदाइश रही और किस तरह का बचपन रहा, कैसी पढ़ाई लिखाई रही? देखिए, बचपन तो मेरा गांव में रहा जी। जोधपुर के पास में मेरा गांव है, गुड़ा विष्णुयान। वहाँ मेरा जन्म हुआ। और हम शुरू से, जब मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की गांव में, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था और घर में वो व्यवस्था भी नहीं थी घर वाले पढ़ा सके। हम तो दिन भर काम करते थे, गायें ध्यान रखना, खेत का काम करना, वो सब करते थे। और प्राइवेट में जब बरसात का मौसम खत्म होता था, खेती काम पूरा हो जाता, तब हम गर्मियों में हम एक पोसाल होती थी, वहाँ पढ़ने जाते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने हिंदी भी पढ़ाई, इंग्लिश भी पढ़ाई, गणित भी पढ़ाई, सब पढ़ाया। यूँ करके हमने पढ़ाई शुरू की। और मैंने 1 से लेकर के 9 तक पढ़ाई नहीं की। मैंने सीधा 10th का एग्जाम दिया था। 1970। ये कौन से समय की बात है? 1973। अच्छा अच्छा अच्छा। और 10th का दिया, मैं 2nd डिवीजन से पास हुआ। वो भी प्राइवेट कॉलेज, जैन कॉलेज थी, उससे वहाँ HM लालवानी उसके हमारे प्रिंसिपल थे। उन्होंने हमको पढ़ाया और हमने वहाँ एग्जाम दिया 1973 में। जी जी। और 10th मैंने पास की। 10th 12th 11th थी और BA और LLB मेरी टोटल 8 साल की पढ़ाई है। जी। सर, बात चल रही है बचपन की, जिक्र हो रहा है प्रणय बचपन का। बचपन में मुझे एक चीज याद आती है, माँ के हाथ का बनाया हुआ टिफिन। पहले कोई, अभी ये टिफिन अब है, पहले कोई टिफिन नहीं होता था। हम जब पढ़ते थे तो कोई जहाँ पोसाल में जाते थे तो वहाँ भी कोई टिफिन की व्यवस्था नहीं थी। कोई घर से खा के जाओ और वापस घर आके खाओ। पहले न तो पानी साथ में भेजते थे, न खाना साथ देते थे, न कोई कुछ होता था। ये तब शुरू हुई है परंपरा टिफिन की। और वो पहले नहीं था, हम जब पढ़ते थे कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। जी जी जी। तो आजकल तो बच्चों को स्कूल में इंटरवल का जो सब अब तो आजकल सबसे बड़ा सबसे रवाना बच्चों को रवाना करते हैं। वो बड़ा एक काफ़ी संघर्ष का पीरियड होता है। 1-2 घंटे बच्चों को तैयार करके टिफिन तैयार करो, पानी की बोतल तैयार करो, उसका बस्ता तैयार करो और फिर उसको रवाना करो। ये पहले नहीं था। लेकिन वो माँ के हाथ का जो स्वाद होता है, खाना तो माँ का हाथ का ऐसे था। बेटे मेरे माँ 100 साल की है, अभी भी बैठी है और अच्छा अच्छा बराबर एकदम ठीक है। उनको पेस मेकर लगा था 97 में, लेकिन अभी भी एकदम बढ़िया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ है। बिश्नोई साहब, आप LLB आपने किया, आप वकालत से जुड़े रहे। वकालत से राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, वकालत तो मैं करता था, लेकिन साथ साथ मैं उस समय मतलब लोकदल में था। जी। वकालत शुरू किया तब हम लोकदल में रहे, लोकदल में काम करते थे। उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आ गए। और इमरजेंसी के बाद में जोधपुर में जो मीटिंग हुई माननीय चौधरी चरण सिंह जी, वो मीटिंग हमने कराई थी। उससे ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत जवान थे हम। मीटिंग बहुत ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। और उसके बाद में धीरे धीरे वैचारिक दृष्टि से हम फिर हम पढ़ते थे तो शाखा में जाने लगे। फिर हम 93 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जी 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 जी। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी। जी 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 जी। लेकिन अगर हम देश के पार्लियामेंट का इतिहास देखें तो पार्लियामेंट में ज़्यादातर वकील ही है।
थे पहले। अच्छा जी। पहले ज़्यादातर वकील आते थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ कानून बनता है और वहाँ पढ़े लिखे लोग और एडवोकेट लोगों की ज़्यादा महत्व था। अब धीरे धीरे कास्ट फैक्टर कई बात आ गई, इसलिए एजुकेशन का वहाँ इतना महत्व नहीं रहा, कास्ट फैक्टर के आधार पर लोग जीतने लगे, ये थोड़ी दिक्कत आई है। सर जिस समय की आप बात कर रहे हैं, आपने वकालत पढ़ी थी, उस वक्त प्रणय बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी वकालत पढ़ना। जब आपने वकालत करी, जब आप वकील बने या आपने पूरी अपनी एजुकेशन करी, तब माँ बाप को क्या फील हुआ? क्योंकि उस वक्त बहुत मुश्किल से ही वकील हुआ करते थे वकालत। उसमें मेरा एनरोलमेंट है वो बहुत मतलब 700 750 के आसपास था पूरे राजस्थान के वकील, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जो रजिस्ट्रेशन। अब तो मैं जाता हूँ कोर्ट में, कभी कभी जाता हूँ तो कोर्ट में जोधपुर मेरे ख्याल 5000 वकील होंगे, जोधपुर। और राजस्थान की तो आप बार को मेरे ख्याल राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में तो 50 या 7000 के या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वकील हो सकते हैं। पूरी जनसंख्या मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा वकील हो गए अब तो। जी। उसमें वकील बहुत कम होते थे। माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया रही? माँ बाप खेती करते थे, उनको ज़्यादा ये था कि बेटा वकील बन गया, ठीक बढ़िया है, वो अपना काम शुरू करेगा, अपना काम करेगा, तब उस हिसाब से माँ बहुत ज़्यादा माँ और बाप मेरे दोनों ही अनपढ़ थे। जी ज़्यादा पढ़ मतलब एक ये तो वो अक्षर ज्ञान भी उनको नहीं था। जी लेकिन उन्होंने पढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया कि बेटे को पढ़ाएं। जी लेकिन खेती करके जो पूरे देश का पेट पालता है वो हम सभी के लिए आदरणीय है। बिल्कुल। तो विश्नोई साहब, आप अभी खादी बोर्ड में हाल ही में पधारे हैं और बहुत समृद्ध योजनाओं के साथ पधारे हैं ताकि खादी का और लोकप्रियता मिल सके। तो क्या योजनाएं हैं कि खादी की लोकप्रियता को और बढ़ाया जाए? देखिए, खादी अभी से नहीं है जी, अभी तो ठीक है, लेकिन खादी अगर आप आज़ादी से पहले का अगर अपने देश की जब से भारतीय संस्कृति में एक था, गाँव में महिलाएं जी जब खेती का काम पूरा हो जाता था तो बेटा चरखा चलाती थी, बिल्कुल उसी से धागा तैयार करती थी, उसी से स्वेटर बनते थे, उसी से कम्बल बनते थे, उसी से पट्टू बनते थे, हर चीज़ हाथ से बनती थी उस समय। और महिलाओं को रोजगार मिल जाता था, और वो रॉ मटेरियल वो काम आ जाता था, ऊन काम आ जाती थी, सूत काम आ जाता था, सब काम आ जाते थे। ये था पहले, तो आज़ादी से पहले था, आज़ादी के बाद में भी कई वर्षों तक चला, लेकिन धीरे धीरे मशीन का युग आ गया। तो अच्छा, दूसरा महिलाओं ने थोड़ा एजुकेशन आने से उस काम को छोड़ दिया। जी तो ये बड़ी चिंता की बात है कि गांव में पहले महिलाएं कभी भी समय बचता तो कुछ करते रहते थे, पुरुष और महिला दोनों। जी लेकिन अब वो स्थिति गांव में भी नहीं रही है और शहर की गलियों में भी वो स्थिति नहीं रही है। नहीं, इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर संतोष गंगवार साहब मुझे दायित्व दिया था सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड का। तो आपको ध्यान होगा जब कारगिल युद्ध हुआ तो एक गडरिये ने बताया था कि पाकिस्तान सेना का मूवमेंट भारत की तरफ हो रहा है, ये गडरिये ने बताया, तो भेड़े तरह से उसने देखा था। जी तो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ले पधारे थे और उन्होंने वहाँ एक पश्मीना गोट है और पश्मीना ऊन है जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना है, उसके लिए उन्होंने कहा था कुछ उनको 70 करोड़ रुपये दिए थे, 70 करोड़ वो सिर्फ लेह के और जो पश्मीना गोट वालों के लिए। तो उसमें उनको जितने चरखे दे सकते हैं हमने चरखे दिए, इसलिए दिए कि वहाँ वो गांव में बैठा रहे, ढाणी में बैठा रहे, उनको आय हो जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनका कच्चा माल वहाँ तैयार हो जाए, वहाँ एक चांगथांग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसका खरीद ले। तो उद्देश्य यही था कि वो गांव का व्यक्ति गांव में काम करे और अपना काम अपना रोजगार अपने हिसाब से करे और अपना उसकी पेट की भरपाई वहीं हो जाए। ये मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री जी की रही और उसी से काफ़ी अच्छा काम हुआ लेह लद्दाख में उस पश्मीना को। इसमें भी अब ये देखना पड़ेगा कि चरखे अब आधुनिक चरखे आ गए हैं, लेकिन वो चरखे चलाने वाले नहीं रहे। अच्छा ये चिंता है। अब आपका कोई भी चीज़ को प्रमोट करोगे तो सबसे पहले तो उसकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि भाई आप वापस उस आज का क्यों आधुनिक युग में लोग मशीनरी का युग आ गया, वो आधा घंटा बैठ के कौन आज व्हाट्सएप और इसमें टाइम खराब करते हैं ये इसमें दूसरी चीज़ों में, लेकिन उसकी तरफ लेकिन वो ये रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा रोजगार के अलावा अपना स्वदेशी है। जी बिल्कुल सही देखिए एक स्वदेशी चीज़ है वो। प्रधानमंत्री जी की मानसिकता हमेशा स्वदेशी को बढ़ाने की है। नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री उन्होंने एक ही कहा कि अपने देश की चीज़ तैयार करो, अपने देश की चीज़ अपने काम होनी चाहिए।
वो मानसिकता है, उस दृष्टि से हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं खादी को, वो दृष्टि से अब दे मैं 3 दिन पहले ज्वाइन किया, 4 दिन पहले, तो उसको देख करके हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर आप बात कर रहे हैं कि जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे जो रहे, उस वक्त जब सूत बनता था तो चरखा काट कर सूत बनाया जाता था, खादी बनाई जाती थी, लेकिन कहते हैं ना असली चीज असली ही होती है। आज मशीनें भले ही आ गई हैं, लेकिन खादी भी बनती है, सूत भी बनता है, लेकिन उस वक्त जब काट कर सूत बनता था, चरखा काट कर, और आज जो मशीन से बनता है, उसमें क्या अंतर लगता है? क्या वैसा ही मटेरियल सामने आता है या कुछ अंतर पाते हैं? अंतर तो थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। देखिए अभी क्या कि पहले खरदरा होता था तो भी लोग उसको पसंद करते थे, शरीर पे खरदरा है तो भी उसको, आज तो लोग चिकनाहट पसंद करते हैं, मेरा कपड़ा चिकना होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए। खादी वैसी खादी उतनी अब नहीं, हाथ से मशीन से बनती है वो थोड़ी नरम होती है, लेकिन हाथ से जो बनता है वो खुरदरा होता है। तो वो आदमी कपड़े उसकी सहन शक्ति है नहीं उसको ऐसे कपड़े पहनने की। बाकी सबसे बेस्ट है अगर आप हाथ से बनी हुई चीज जो भी है ना, चाहे आपका हाथ की कमल है उसको आप ओढ़ोगे तो भी बहुत बढ़िया, घर में बहुत बढ़िया रहती है। हाथ से बनी हुई अगर आपकी जॉकेट है वो भी बहुत बढ़िया है, हाथ से बनी हुई स्वेटर है तो वो भी बहुत बढ़िया है, मोजे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़े से खुरदरे होते हैं, वो आज के समय में नई पीढ़ी उसको पसंद कम करती है, एक चिंता की बात है। और मुझे ना मेरे एक बचपन की बात याद है सर, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। मेरी नानी के ज़माने की बात है, मैं जब छोटी थी तो मेरी नानी हाथ से स्वेटर बुन के पहनाया करती थी। शायद आपकी भी मैंने खुद हाथ से स्वेटर, मैं जब पढ़ते थे उसके बाद में घर आते थे तो स्वेटर बना सीख गए हम। वो बनाते थे, लेकिन अब वो हम भी धीरे धीरे उसको भूल गए, और नई पीढ़ी तो उसको भूल भी गई, बिल्कुल ही भूल गई। नई पीढ़ी तो अब उसको पता भी नहीं है कि क्योंकि वो जो उन गाँव घर में वो कल्चर ही नहीं रहा। घर में तो न व्यवस्था रही, न चरखे रहे, न सूत रहा, न ऊन रही, न कोई काम करने वाला रहा, तो वो कल्चर ही खत्म हो गया जो पहले कल्चर था हमारा। और ये इस कल्चर को वापस डेवलप करना पड़ेगा। अगर समय रहते अगर नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे, ये हमारा काम दूसरे लोग ले जाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं जी। जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हाथ से काम करके लोगों को मोटिवेशन करके उनसे पैसा खूब वसूल कर रही है। हाथ की चीज है, अगर यूँ आप मशीन की चीज अगर 1000 रुपये में आती है तो उसको 10,000 रुपये लेते हैं कि हाथ से बनी हुई सब। जी जी बिल्कुल। तो वो चीजें अब फिर जो कंपनियां कमा रही है वो गाँव का आदमी कमा सकता है, शहर का कमा सकता है। इस चीज को फिर से हमको डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को उसकी मानसिकता बदलना पड़ेगा। जब आप बड़ी कंपनी का हाथ से बना हुआ लेते हो तो आज के जो किसान है, गांव का गरीब मजदूर है, गली शहर का मजदूर है, वो हाथ से बना, उसको आप मोटिवेशन कर दो ना, उसको बनाओ, उसको लो ना। जी जी और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और प्रणय यहाँ पर मैं सर के जो ड्रेसअप कर रखा है उसकी तारीफ करके बोलना चाहूंगी कि सर ने बहुत खूबसूरत सा एक खादी का जैकेट पहना हुआ है, और प्रणय आपने भी खादी का ये जैकेट पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन सर इतनी खूबसूरती के बावजूद खादी का प्रचलन कम होता जा रहा है, मैंने कहा क्या रीजन? उसका मैंने कहा कारण ये है कि नई पीढ़ी है, उसको अभी एक तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा बन हो रही है जी। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप बराबर उसको देखते हो कि इसका खादी की चीज है तो वो 2000 मारी तो चीज बाहर 500 मारी तो आप प्रायोरिटी देंगे भी 500 लेकर 1500 फालतू क्यों दे। जी जी बिल्कुल। एक तो कारण ये है। दूसरा क्या है कि इसकी धुलाई और वो थोड़ा सा इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। खादी को आप पहले तो हाथ से धो के सर के नीचे रख के सो जाते थे और सुबह पहन लेते थे, वो स्थिति अब रही नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ी दिक्कत है। बाकी अब ये अभी भी कोई आदमी बुजुर्ग आदमी है तो इसके ये गांधीवादी आदमी है जो खद्दर पहन के घूमता है, टोपी लगाता है, धोती पहनता है, जॉकेट पहनता है और चोला पहनता है, तो आप कहेंगे वो गांधीवादी आदमी। अभी और लेकिन गांधीवादी आदमी अगर ये शहर में आए ऐसा बोला तो 2-4 लोग मिलते हैं। जी जी जी। जबकि पहले संख्या में बहुत थे जी। पहले पहचान उसी की मतलब ड्रेस से पहचान होती थी। जी हाँ जी हाँ जी। गांव में साफे से पहचान होती थी, धोती से पहचान होती थी, ये किस जाति का, किस बरादरी का, किस गांव का, किस शहर का है। अच्छा। उससे पता चल जाता था कि ये धोती ऐसी पहनी थी, ये शहर का हो सकता है, इस कम्युनिटी का हो सकता है। अब वो पहचान खत्म हो गई। जी जी। विष्णु साहब, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि चरखे हैं लेकिन उन्हें काटने वाले वो हाथ नहीं रहे पहले वाले। आपने अभी भी फरमाया कि थोड़ा सा कीमतों में इजाफा है जो खादी के हमारे वस्त्र हैं उसमें, और जो मशीन से बन रहे हैं दूसरे खादी के नहीं हैं वो कम कीमत में मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों में जो बदलाव आया है कीमत की वजह से, आप क्या कोशिश करेंगे? सरकार की तरफ से सरकार तो देती है, अभी 10% डिस्काउंट है। अक्टूबर में 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है तो 20% डिस्काउंट है देती है, लेकिन उसके बाद में भी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी। उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर
उसको वैसे तो कई तरह का है, कपड़े भी के आजकल गांव में कई तरह के लोग बनाते हैं, लेकिन जो मेहनत आज के समय में सबसे पहले है कि किसान अपनी कीमत का कभी तय नहीं कर सकता। जी जी। किसान ने बाजरा बोया, गेहूं बोया, चना बोया, जीरा बोया, कोई भी चीज़ बोई हो, उसको तो जो रेट मार्केट की उसी पर देना पड़ेगा, चाहे उसके अगर मान लो घर में अगर 2 रुपये किलो पड़ा है और बाजार उसका 8 रुपये किलो है तो उसको 8 में ही बेचना पड़ेगा। किसान अपने 2 रुपये किलो नहीं खा सकते। लेकिन जो इंडस्ट्रीज का है या जो आज से काम करने वाले हैं, जो जितनी उनकी मेहनत मजदूरी लगी है, इतना रॉ मटेरियल लगा, इतनी मेहनत लगी है, तो उसको सब मिला करके फिर उसका प्रॉफिट सब तब वो बाजार में जाके कहें सब मेरी ये चीज़ इतने में बनी है, मेरे 100 रुपये पड़ी, तो वो 100 रुपये से 1 रुपये पे नीचे देना, उसका मतलब है कि उसने मेहनत भी कमाई और मजदूरी भी कमाई। तो उस दृष्टि से लोग सोचने लगे। तो अब वो स्थिति है, तो उस दृष्टि से हम क्या कितना कर सकते हैं उसको देख के करेंगे। सर अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि आपके ज़माने में जो पुराना ज़माना था उसमें कपड़ों से पहचान होती थी कि कौन से गांव का है, कौन से शहर का है। आप भी जोधपुर से हैं और प्रणय, जोधपुर तो खाने के लिए, पहनावे के लिए इतना लोकप्रिय है, आपका पचरंगी साफा इतना खूबसूरत जच रहा है आप पे। जोधपुर से आप जयपुर आए, बहुत वक्त पुरानी बात है, जयपुर आप बहुत टाइम पहले आए थे, लेकिन कितना याद आता है जयपुर में रह के जोधपुर आपको? जोधपुर तो हमारे जोधपुर तो दिन अब आज के समय में जो जहाँ वो अगर आपको ध्यान हो तो अपने रामायण में है ना कि जब भगवान राम ने लंका का युद्ध जीता और कहा कि भाई अब तो कृष्ण ने लक्ष्मण ने कहा कि हमको अब यहीं रह जाना चाहिए, सोने की लंका है, इसमें क्या है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए अपन को। और तो उन्होंने कहा कि जन्मभूमि से, तो उन्होंने जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। बिल्कुल सही। तो वो तो हमेशा ही दिमाग में रहती है कि जहाँ जिसका जन्म स्थान है, जो जिसका जहाँ बड़ा हुआ है, वो तो उसका एक अपना वो लगा हो जाता है उसका। तो जी 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 जी, नेचुरल लगा बोलते हैं उसको। हाँ। वो तो रहेगा ही। जी, उसी जोधपुर शहर में आप 2 बार अपने कार्यकाल में सांसद रहे हैं, वो कैसा अनुभव रहा, किस तरह की चुनौतियां रहीं, कैसे सामना? देखिए, मैंने वैसे पार्लियामेंट के 5 चुनाव लड़े जोधपुर से। जी 2 चुनाव मैंने अशोक जी गहलोत साहब के सामने लड़े थे, एक में हार गया था 53,000 से, एक आता था मैं 4,000 से। उसके बाद में हमने फिर 3 चुनाव लड़े, उसमें 2 चुनाव में लगातार जीता, एक चुनाव में लास्ट चुनाव में जो था वो हार गया, जो चंद्रेश कुमारी जी हम भाई साहब बोलते हैं उनके सामने कांग्रेस से। जोधपुर सांस्कृतिक नगरी है, न्यायिक नगरी है, हिस्टोरिकल पैलेस है। जी जी जी, वहाँ से अगर कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो बड़ा अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जोधपुर ये कोई भारत में नहीं, संसार में किसी भी देश में जाए तो जोधपुर का नाम ले ले तो कहते हो जोधपुर से आए क्या? क्योंकि जोधपुर ये डेजर्ट ट्रायंगल है, डेजर्ट ट्रायंगल है जो विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट ट्रायंगल है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 3 जिले आते हैं जो अफ्रीका के डेजर्ट से इसको ज़्यादा मानते हैं लोग, ये पर्यटक लोग, और विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। तो जोधपुर से अगर हम उसका रिप्रेजेंटेट करते हैं तो बड़ा अपना को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब कितना जाना होता है आपका जोधपुर में वापस? जोधपुर तो जाते ही रहते हैं। जोधपुर ही मैं उस अच्छा मेरे देखिए, मैं सेंट्रल वूल बोर्ड का चेयरमैन था तो उसका हेड ऑफिस जोधपुर था। जी बिल्कुल। इसलिए हमारे लिए बहुत बढ़िया था कि जोधपुर रहना, मीटिंग में जब दिल्ली जाना, बाकी जोधपुर रहना या लेह लद्दाख जाना या जहाँ जहाँ भी मूवमेंट था वो ज़्यादातर हेड ऑफिस जोधपुर था। अब ये हेड ऑफिस जयपुर में आ गया, लेकिन हमारे संभाग स्तर पर भी है, जोधपुर आना जाना लगातार रहता ही है। जोधपुर से नाता है, इसलिए जोधपुर तो महीने में 10-20 बार जाना ही पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, किस तरह का कार्य आपने किया कि वो काम आगे बढ़ सके? और सर एक बात और, ऊन विकास बोर्ड का कार्य होता क्या क्या है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, तो उसमें भी वही काम है। देखिए उसमें भी ऊन जो है हमारी, जी जी जी, उस उनको थोड़ा सा कि पश्मीना का ऊन तो अभी भी हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल, लेह लद्दाख की ऊन है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, और वैसी ऊन कहीं नहीं मिलेगी। और उसको प्रमोट करने के लिए हमको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 करोड़ रुपए दिए और उनके दृष्टि से हमने वहाँ काम किया लेह में। बाकी जो ऊन है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़े हैं, उसके बाद नेक्स्ट भारत है। अच्छा अच्छा, भारत में भी सबसे ज्यादा राजस्थान
हाँ। पहले भेड़ों की दृष्टि राजस्थान था, अब कर्नाटक नंबर 1 हो गया राजस्थान के बाद में। कर्नाटक में भी भेड़ें ज़्यादा हो गई। अब उन लोगों को, भेड़ पालकों को, उनका आज के समय में देखिए यही जो जैसे चरखा बंद हो गया, वैसे भेड़ पालक भी धीरे धीरे भेड़ से दूर हो रहे हैं, दूर हो गए। जी जी जी। हाँ हाँ। नई जनरेशन भेड़ पालक का काम करना पसंद नहीं करती। ये भी है उनको, क्योंकि उनको बचा इनकम नहीं हो रही है, उनको जो उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरे गांव परिवार को छोड़ करके कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, अपने रोजगार भेड़ों को लेकर के जाते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो बड़ा कठिन काम है वो। उसको हम उसके दृष्टि से हमने काफ़ी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं दी थी माननीय वसुंधरा सिंधिया साहिबा ने, सरकार ने, और उनको हमने मंजूर भी किया, और उसके बाद में वो अब धरातल पे भी शुरू हो गए काम। जी जी जी। तो भेड़ पालकों को मोटिवेशन की दृष्टि से हमने काफ़ी काम किए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक और जो खास तौर से मैंने जो महसूस किया कि हमारी ऊन है, वो ऊन सिर्फ गलीचे में ज़्यादा काम आ रही है। अच्छा। क्योंकि हमारी मोटी ऊन है, वो थोड़ी खुरदरी है, नरम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मरीना ऊन है, वो बहुत नरम ऊन है हमारी, तो इसको गलीचे में काम लेता है। हमारा गलीचा विश्व प्रसिद्ध गलीचा है, इस ऊन से बनता है वो गलीचा विश्व प्रसिद्ध गलीचा है। तो उस दृष्टि से, लेकिन अभी भी रॉ मटेरियल को काम लेने के लिए इंडस्ट्रीज कम है। जो हमारे यहाँ पर जो ऊन के काम है ज़्यादातर पानीपत में, लुधियाना में, भदोई में, वाराणसी में, वहाँ लोग उनका काम करते हैं। और बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, बीकानेर में 90% धागा उनका बीकानेर बनता है। इंडस्ट्रीज भी बीकानेर में, लेकिन उस धागे के बनना धागा बनता है, लेकिन धागे के बाद जो मटेरियल बनता है वो पानीपत बनेगा, भदोई में बनेगा, लुधियाना बनेगा या वाराणसी में बनेगा। वहाँ पर यहाँ उनका धागा बन जाएगा, उसके बाद के काम सब दूसरी जगह होते हैं, धागा बाहर जाता है। परंतु ज़्यादा जहाँ उसकी इंडस्ट्रीज है। तो ऊन में जो अभी जो है उनको रिवॉल्विंग फंड भी दिया हमने चांगथांग, वहाँ पर एक ले डेवलपमेंट काउंसिल को जो इसका काम देखती है। राजस्थान में भी, लेकिन अभी भी उनको जो वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। सर, अभी आपने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऊन है, मरीन ऊन जो वहाँ से मिलती है, और यहाँ की ऊन में काफ़ी अंतर है। वहाँ की सॉफ्ट ऊन है, यहाँ की थोड़ी सी मोटी ऊन है। क्या अंतर है ये सॉफ्ट ऊन का और मोटी ऊन का? क्या क्लाइमेट की वजह से है? क्लाइमेट की वजह से। जी। वहाँ ठंड है, एक तो ठंड है, इसलिए जहाँ जैसे हमारे ले है जी, वहाँ टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है। तो वहाँ जब वो है, वो ऊन बहुत ही सॉफ्ट ऊन है, बहुत सॉफ्ट। जी। तो यहाँ जो है वो गर्मी है, यहाँ इस वजह से यहाँ ऊन बहुत मोटी है, और वो इस टेम्परेचर के अनुसार ही होती है वो। लेकिन यहाँ की ऊन है बहुत बढ़िया है। जी जी। इनका ना गलीचे बहुत कम, पहले तो इसके पट्टू भी बनते थे, इसकी कमलें भी बनती थी, इसके खेसले भी बनते थे, इसके स्वेटर भी बनते थे, हाथ से बनते थे, इनसे छोटे मोटे औजारों से बनते थे। अब वो काम बंद हो गया। इस वजह से ऊन के भाव कम होने के 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि गाँव में पहले ये होता था कि महिलाएं छोटा मोटा चरखा लेकर के अपना काम करती थी, तो ऊन वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ खपत हो जाती थी। उसके बाद में वो शहरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो उसमें काम आ जाती थी, और फिर बड़ी इंडस्ट्री में जाती थी। अब वो नीचे के दोनों तो बंद हो गए, तो गांव में कोई काम लेने वाला नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज रही। अब बड़ी इंडस्ट्री के बाद जाता है, तो फिर वो ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, आजकल इसलिए इम्पोर्ट करते हैं कि उनको ये देखना है कि हमको हमारी चीज जो बनाएंगे, जो भी वस्त्र बनाएंगे, उसका अच्छा उसके मार्केट मिले और अच्छी कीमत मिले। तो वो प्रायोरिटी उसको देते हैं, जो अच्छी ऊन है उसको देंगे, हमारी ऊन को नहीं देते। लेकिन गलीचे में नंबर 1 पड़ा है। गलीचे में जो राजस्थान की ऊन है वो सबसे बेस्ट ऊन है। लेकिन सर, अगर अभी भी देखें हम, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे जो पैदा होते हैं, उनको हाथ से बना के ही स्वेटर पहनाए जाते हैं कि सर्दी से बचाव होगा। हाथ से देखिए, जो हमारी ऊन बहुत गर्म ऊन है जी, ऐसी नहीं कि, लेकिन उसको वो कह रहा हूँ, वो थोड़ी मोटी होने से वो खुरदरी होती है लोग, वो तो आजकल वो जो जिनको नरम ऊन पसंद है, जिनको एकदम पश्मीना की जो ऊन है वो पसंद है, तो उस प्रेफर उसको करे, उसको नहीं करे। बिल्कुल सही, ये प्रॉब्लम। हाँ। आपने विष्णु साहब बताया कि पहले आप पर्यावरण विभाग में भी रहे, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए, और पर्यावरण के प्रति हम सजग हों, जागरूक बने, उसके लिए भी आपने काफ़ी कार्य किया है। इस बारे में बताएंगे। देखिए, वैसे तो संसार में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ एनवायरनमेंट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। जी जी, बिल्कुल।
देखिए जर जमीन और जोरू कहते हैं, इनके लिए तो लोग अपने मरे हैं। हाँ, बिल्कुल। जर जमीन और जोरू के लिए तो लोग मरे हैं, लेकिन पेड़ों के लिए और वन्य प्राणी के लिए कोई नहीं मरा है, सिर्फ बिश्नोइयों के अलावा। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया। और अगर आपको ये राजस्थान का इतिहास देखें तो राजस्थान में सन 1730 में जोधपुर के पास, मेरे गांव के पास में खेजड़ली गांव है, बिल्कुल सही। महाराजा अभय सिंह जी थे जोधपुर के, तो उनको एक किला बनाना था, उसके लिए खेजड़ी के पेड़ से चूना बनता है, उनको पेड़ के लिए काटने के लिए है गिरधर सिंह भंडारी थे, उनको कभी सेनापति थे, उनको पेड़ काट के लाहौर चूना बनाना है, तो वो भंडारी जी गए वहाँ, तो वहाँ पर बिश्नोई समाज ने उसका विरोध किया। और अमृता देवी बिश्नोई एक अनपढ़ महिला थी, नहीं 280 वर्ष पहले कान पढ़ी थी हमारे। तो राजा महाराजाओं को विरोध तो होता नहीं था उस समय, तो उन्होंने पेड़ जब काटने, सेना के लोग गए पेड़ काटने लगे, तो उन्होंने मना किया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। आप ये हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा कि जीव दया पालनी, जीवों पर दया करो, रूख लीलो नहीं गावे, हरे पेड़ को मत काटो, अजर जरी जीव तुम्हारे विवास बेकुंठ हो। इनके लिए जो प्राणों की आहुति देगा उनको भगवान के चरणों में जगह मिलेगी, इसलिए हम इसके लिए प्राण दे सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप कितने प्राण की आहुति देते देखते हैं हम भी। तो सबसे पहले वो चिपक गई पेड़ से, अमृता देवी बिश्नोई थी, वो चिपक गई, तो उसको सर काट दिया उसका, और सर काट दिया। उसके बाद में 363 बिश्नोई, जिसमें 111 महिलाएं, वो 212 पुरुष है, जो उन्होंने हंसते हंसते पेड़ों से चिपके अपने प्राणों की आहुति दी। और उसने एक नारा दिया अमृता देवी बिश्नोई ने, सर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, सर कट जाए पेड़ बजाए तो भी सस्ता सौदा। समझो ये बात सन 1730 की है, मतलब 280 वर्ष पुरानी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उसने ये संदेश कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से, क्योंकि इससे पर्यावरण मतलब बचेगा, अगर पेड़ बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा। देखिए अगर हम विचार करें और पर्यावरण बचेगा तो ही हम उसी का मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर हम पानी 5-10 घंटे नहीं पिए तो व्यक्ति के प्राण नहीं जा सकते। जी 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 जी। व्रत हम रखते हैं, साधु संत कहते हैं, ऋषि मुनि कई वर्षों तक है जो तब से कि भूखे रह गए, उनके प्राण नहीं गए। बिल्कुल। लेकिन अगर प्राणवायु नहीं है तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसके यहीं अपने प्राण निश्चर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो प्राण वायु की रक्षा के लिए ही तो पेड़ जरूरी है, और उसी में भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान इसीलिए कहा भी पेड़ों की रक्षा करोगे तो प्राणवायु की रक्षा होगी, और प्राणवायु की रक्षा होगी तो मनुष्य की रक्षा होगी। सही कहा आपने। जी जी। और प्राणवायु भी ऐसी कि स्वच्छ हो, तो उस तो पेड़ों से प्राणवायु बचती है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से ही जो हमारे 29 नियम, उसमें ही हमको नियम दिया कि भाई अपने, तो आप देखिए उसके बाद में कई लोग हिरण के लिए शहीद हुए। जी जी। 3 साल पहले शैतान सिंह बिश्नोई जो हमारे जाम्बा गांव के पास नन्हेऊ का था, वो बहुत अच्छे इतिहास का स्मरण कराया है, और हिरणों के लिए शहीद हुए। अच्छा, वो जो मैं एक और बता दूं आपको, उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, और मैं सांसद था। तो मैंने कहा साहब, गोली की आवाज सुनकर 2 लोग गोली की तरफ जाते हैं जी। एक तो सैनिक जाता है सामने दुश्मन आया है जी, और एक बिश्नोई जाएगा कहीं कहीं शिकार हो रहा है जी जी। तो मैं तो जब शिकार जब उसको तो शौर्य पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि उसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए उसने प्राणों की आहुति दी है, उसको भी तो शौर्य पुरस्कार मिलना चाहिए। 3% कोटा तय हुआ, और उसके बाद में 6 लोग शौर्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जिन्होंने प्राणों के लिए आहुति दी उनको। बहुत सही सर, बातें और भी आपसे जारी रहेंगी। आप जोधपुर से हैं, काफी रिच शहर है पहनावे में, खाने में, घूमने में। तो चलिए एक बार हम वापस चलते हैं जोधपुर की और दर्शकों को भी करवाते हैं जोधपुर की सैर, जोधपुर के उम्मेद भवन की। आइए। उम्मेद भवन पैलेस के भव्य कमरों और शयन कक्षों की भव्य और सुरुचिपूर्ण रिहायश अपने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को आज भी साकार कर देती है। इस भव्य इमारत के सैकड़ों कमरे बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बने हैं।
उम्मेद भवन अपने नाम के अनुरूप ही गुणों को सजाए हुए है। इस उत्कृष्ट भवन का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। शाही शान और शौकत और भव्यता के साथ बना यह स्थान 20वीं सदी में बने भवनों में अपना अलग ही स्थान रखता है। ये छटा देखते ही बनती है। खूबसूरत उम्मेद भवन की तो सैर हो गई और अब बात करते हैं हमारे बीच मौजूद राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई साहब से बात चल रही है। बिश्नोई साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत सुप्रभात धरती के इस दूसरे अंक में आपका। बात कर रहे थे हम पर्यावरण की, तो वो तो पुरानी बात होगी जो आपने बताया, एक महान बलिदान की बात है, लेकिन अब जो पर्यावरण हमारा आज का परिदृश्य है उसमें पर्यावरण का नुकसान बाकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो कृत्रिम चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा हो रहा है। कैसे हम इस पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब सबसे पहले इसी पर बल दिया है। बिल्कुल जी। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया तो साफ सफाई पर ही दिया है कि सफाई रखो, वो रखो, वो रखो। लेकिन ये जब तक व्यक्ति के नेचर में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम उसको कर नहीं सकते। ये वैसे हम धर्म से अगर हम देखें तो राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही, राजस्थान नहीं पूरे राज्य में हर चीज़ को धर्म से जोड़ा है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ गाँव में क्या होता था कि बरसात आती, अब बैसाख का महीना है, मारवाड़ी में जो बैसाख का महीना आता है, उसमें उस समय ये कहते थे भाई कि तो तालाब की सफाई करेगा तो पुण्य मिलेगा। तो महिलाएं जाती थी, खाना लेके साथ जाती थी, दिन भर तालाब की ओरण की पूरी सफाई करती थी और बैठ के वहीं गीत गाना और वो सफाई करती, ताकि जेठ और आषाढ़ बरसात आ जाई तो तालाब भरे उसी का पानी पीते थे। तो उसको धर्म से जोड़ दिया। बिल्कुल। तो लोग, अच्छा फिर क्या, जैसे गोचर है गाँव में, गोचर में मतलब 4 तरह की जमीनें हैं। एक तो गोचर है, एक ओरण है, एक पड़त है और एक खेती की जमीन है। तो गोचर ओरण और पड़त जहाँ मुक्त प्राणी रहते हैं, तो वहां से कहते थे भाई सूखी लकड़ी उठाओ तो पाप है, तो नहीं लोग उठाते थे, उसको धर्म से जोड़ा हुआ था। गोचर को धर्म से उसके एनकरेजमेंट नहीं होता था और उसके वहाँ पेड़ थे उसको भी नहीं काटते थे लोग, वो धर्म से जुड़े थे। अब क्या है कि इस आधुनिक युग में उन लोगों ने उस धर्म की बात को भूल गए। अब गोचर पर भी कब्जे होने लगे, ओरण पर भी कब्जे होने लगे, पड़त पर भी कब्जे होने लगे और ये स्थिति बन गई। तो जब तक आप लोगों के मानसिकता को नहीं बदलेंगे, एनवायरमेंट के बारे में बात भले कर लो, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब पढ़ा लिखा युग आ गया। अब हम रोज का चैनल देखते हैं, क्या है, कार्बन डाई कितनी हो गई, ऑक्सीजन कमी कितनी आ रही है, सब हमारे सामने है। और उसके बाद में भी हम उसको तब ध्यान नहीं देंगे तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार तो प्रयास कर ही रही है पेड़ लगाने का, वो लगाने का, वो उस लोगों को देने का, लेकिन लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। मैं कई बार देखता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ कि पहले हम टैक्सी आती है कचरा उठाने के लिए और बोलती है कचरा उठाने टैक्सी आ गई, उस समय कचरा नहीं डालेंगे, उसके जाते 5 मिनट बाद डंप कर देंगे। हेलो, जब तक आप जब टैक्सी वाला आया है तो आप डालो, ये आपके लिए ठीक है। अपने परिवार, उसका जो बदबू आएगी, उससे जो नुकसान होगा तो किसी न किसी को होगा, तो उसका नुकसान मनुष्य को होना है। बिल्कुल सही। और सही कहा बिल्कुल सर आपने कि जागरूकता बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है प्रणय, आजकल जागरूकता फैल रही है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया, तब से अगर आप केले का छिलका फेंकते हो ट्रेन में तो छोटा बच्चा क्या कर रहे हो अंकल आप, बिल्कुल बच्चा कहने लग गया। माने प्रधानमंत्री जब इसको विषय को लिया, उसके बाद छोटा बच्चा भी अगर कचरा डालते हो, अच्छा उसके दिमाग में जो फेंक रहा है, उसके दिमाग में यहाँ कोई कचरा दिख नहीं रहा है, अपन क्या फेंके, कचरे के साथ कचरा फेंक सकते हैं, लेकिन कचरा नहीं है तो फिर वो फेंकना भी उसके लिए भी थोड़ा एक कठिन काम हो गया। और ये स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये इसी के एनवायरमेंटल दृष्टि से बिल्कुल। हमारा जयपुर भी इतना खूबसूरत हो गया है, अगर साफ सुथरी सड़क पे किसी की इच्छा भी नहीं करती कचरा डालने की, ये मानसिकता का बदलाव है, ये बदलाव आया है देखने में। दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है सफाई रखना। बिल्कुल, देखिए दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया जी। जगह जगह आपको कचरा पात्रा बन गए, वहाँ से कलेक्ट बराबर जो निगम है, दूसरी संस्थाएं उसको कलेक्ट भी करने लगी। अब इसमें एक ही है खास तौर से कि लोग
पेड़ों को लगाने में अभी भी कम भरोसा कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं, जबकि व्यक्ति को जीवन में 1-2 पेड़ लगाने चाहिए। और लगा रहे हैं तो उसके बाद उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, लगाना ही चाहिए। लगाने का मतलब जब तक उसके डेवलप नहीं हो जाए तब भी मान लगा दिया, फॉर्मेलिटी हो गई, और फोटो खिंचवा दिया, फिर से पर्दा लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके जीवन में तय करना चाहिए कि मुझे 2-4 पेड़ डेवलप करने हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी सेवा है मनुष्य की, अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसके दृष्टि से लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बारिश का मौसम आ रहा है, थोड़े दिन बाद में आप आ गया बारिश, सब मई जून में बारिश शुरू हो जाएगी। उस समय लोगों को प्रयास करने चाहिए कि मैं जहाँ भी जगह मिल जाए घर के पास में। तो देखिए शहरों में जमीन कुछ मल्टी स्टोरी फ्लैट बन गए, लेकिन फिर भी जगह रहती है दीवारों में, जहाँ पर गार्डन में 1-1, 2-2, 4-4 पेड़ लग जाए तो उसका बेनिफिट रहता है। जितना कोशिश हो के खाली जगह पे पेड़ पौधारोपण होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का जन्मदिन हो या जन्मदिन हो, शादी हो, तो एक पौधा गिफ्ट करें बजाय कुछ और देने के, तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। ये मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मेरे को पेड़ लगाना है, किसी भी सूरत में पेड़ लगाना है, और उस पेड़ से जो भी बेनिफिट होगा मेरे जनरेशन को मिलेगा। ये मानसिकता उसमें आनी चाहिए, तभी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। विष्णु साहब, हम दैनिक दिनचर्या में इन सब चीज़ों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में आपकी दिनचर्या कहाँ कैसे शुरुआत होती है? मैं तो 4 बजे उठता हूँ रोज। अच्छा। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठ करके 4 से 5 बजे तक मेरा दैनिक जो पूजा पाठ स्नान करना वो कर लेता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ। अच्छा। 5 बजे निकल जाता हूँ। 5:05 बजे हमारे जोधपुर में काजरी, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें घूमने जाते हैं। और जोधपुर रहता तो वहाँ जाते नहीं, तो कहाँ जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ घूमने चले जाते हैं। मॉर्निंग वॉक करके फिर आकर के अपना काम शुरू कर देते हैं। और सुबह सुबह तो प्राणवायु भी इतनी शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, पूरा दिन अच्छा जाता है। आप तो विष्णु साहब ऐसे प्रदेश से रहे हैं जहाँ आपके माता पिता ने भी खेती को बहुत अच्छे से संभाला है। खेती की है। मैंने खुद ने हाथ से खेती की है। मैंने हमारे यहाँ पर सबसे पहले होता है, उसको बोलते हैं जो खेत की सफाई करते हैं उसको सूड़ बोलते हैं, वो मैंने हाथ से किया है। फिर बीजाई मैंने हाथ से की है, फिर कटाई मैंने हाथ से की है, फिर उसके बाद में वो सारा जो पशुओं के लिए उसको काट करके अलग से बना रहे वो भी हाथ से। मैंने सब काम हाथ से किया। गए मैंने हाथ से चराई, मैंने खुद ने चराई है, सब काम मेरे हाथ से। जो इंसान खुद अपने हाथ से इतना कार्य कर चुके हैं, वो सुबह सुबह क्या खाना पसंद करते हैं? मैं तो बाजरी, जब सर्दियों में तो बाजरी रोटी खाते हैं हम। बाजरी रोटी या दलिया या खिचड़ी सुबह सुबह दो ही लेते हैं, दही, और बाकी ज़्यादातर ये लेते हैं। सर हमारी बात बताऊं मैं आपको, तो हमारे घर में तो सुबह सुबह घाट की राबड़ी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। और ये हमारा नाश्ता होता है। नहीं, घाट की राबड़ी भी बहुत बढ़िया होती है। उसमें गाँव में तो बनती है, लेकिन धीरे लोग यहाँ शहरों में नई जनरेशन पसंद नहीं करती। तो सर ऐसा क्यों आया है, बदलाव क्यों आया है? क्योंकि गांव की संस्कृति बदलती जा रही है, लोग शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं। गांव में भी शहरीकरण हो गया और शहरों में तो शहरीकरण और ही आगे हो गया। वो हम चीज फॉलो कर रहे हैं दूसरे देशों को देख करके। मेरे ख्याल से गांव नहीं रहे, वो शहर में तब्दील हो गए। शहर में तब्दील हो गए। जो खाना हम गाँव में खाते थे वो खाना हमने बंद कर दिया। देखिए हम पौष्टिक, पहले ये तो होता था, वो एक है ना, इंग्लिश में एक श्लोक है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, नाश्ता राजा की तरह करो जी, और लंच लाइक ए रिच मैन, और दोपहर का खाना धनवान आदमी की तरह आप करो जी, और डिनर लाइक पुअर मैन, और जो शाम का खाना है उसको गरीब आदमी जैसे मिलता था, सूखी वोकी मिल जाती है, नहीं मिलती राबड़ी पी के सो गए। तो ये होता था गाँव में। लोग, मैं कह रहा हूँ ना, महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं हम। गांव में हमारे पहले कल्चर होता था। आका तीजा को, होली को, दीपावली को, दूसरे दिन गांव में लोग कुश्ती लड़ते थे आपस में, कौन किसने किसको पटका, कबड्डी खेलते थे। फिर एक मुगदल होता था गांव में उठाने का। बिल्कुल सही। मुगदल किस, अब जोधपुर जिले में मेरे 3500 गाँव और ढाणी है। मैं जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ भाई मुगदल कौन कौन उठाता है, तो 3500 गांव में 10-20 बज के तो गांव जो गाय के बांधते हैं उसको बड़ा बोलते हैं, उसमें डाल दिया, उसको गाय पे बांधते, उठाने वाला कोई नहीं बचा। कारण कि हमने खान पान छोड़ दिया। सबसे बड़ा असर उसी से हुआ है, खान पान छोड़ दिया। खान पान आज की स्थिति है शहर की, मैं देखता हूँ बढ़िया टी शर्ट पहनते हैं, बढ़िया जीन्स की पैंट पहनते हैं, जाते हैं हमारे यहाँ एक जनता सीटों में
वहाँ से एक ब्रेड, 2 ब्रेड लेंगे, एक मिर्ची बड़ा लेंगे, पूरे दिन निकालेंगे। जी 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 जी, हाँ वो तो फिर वो ताकत कहाँ रहेगी शरीर में? जी। ये 400 मीटर दौड़ाते हैं पुलिस भर्ती के लिए बच्चों को, और सांस फूल जाती है, बच्चे खत्म हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो खान पान नहीं छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। भगवान जब महावीर ने, विवेकानंद जी शिकागो से आए थे वापस भारत की भूमि पर, तो उन्होंने सबसे पहला कोटेशन किया था, जो बाहुबल में मजबूत होगा वही बौद्धिक बल मजबूत होगा। बहुत सही बात, बिल्कुल सही। और बाहुबल मजबूत वही होगा जिसका खान पान शुद्ध होगा। जी जी जी। लेकिन सर आज भी अगर हम देखें कि शहर की जब भाग दौड़ से हम थक जाते हैं तो हम गाँव की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, वहाँ का खाना इतना शुद्ध है कि हम वहीं जाना प्रीफर करते हैं, पसंद भी करते हैं। मैं खुद का पर्सनल भी बताना चाहूंगी कि मैं भी वहीं जाना पसंद करूंगी। देखिए एक अलग ये खान जय मेरे यहाँ पर सुरेश प्रभु जो मंत्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो वन मंत्री थे, मेरे घर आए थे। जो मेरे घर में जहाँ गांव से दूर में ढाणी में रहता हूँ, तो खाना बने तो सांगरी की सब्जी, इसकी बाजरे की रोटी, फिर हमारे इसकी गवारफली की सब्जी और खड्डी, और ये सब घर के आइटम, कोई बाजार का नहीं था, सब बने। तो इन्होंने कहा ये खाना इतना बढ़िया बना है, तो इसको पैक करो। मेरी मिसेज को बताऊँ, बॉम्बे में रहता ना, बताऊंगा कि ऐसा भी भारत में खाना मिलता है। जी 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 जी। और सर जोधपुर तो वैसे भी खाने के लिए बड़ा रिच जोधपुर रहता है। खाने में तो खाना खिलाने में और खाना बनाने में जोधपुर नंबर 1 है भारत में, और खाना खिलाने में भी, खिलाने में और खाने में दोनों में नंबर 1 है जोधपुर। सर खाने की बात चल रही है, आपने भी कभी तो हाथ आजमाया होगा खाना बनाने में, क्योंकि हमने तो पढ़ाई में दरमियान हमने वकालत में तक, मैं वकालत खुद हाथ से खाना बना, तो सब खाना बनाना जानता हूँ मैं। सर क्या क्या बनाते हैं? सब बना सकता हूँ, गट्टे की सब्जी बना देता हूँ, कढ़ी बना देता हूँ, सब्जी और दाल बना लेता हूँ, और सब्जी कोई भी बना, रोटी बना लेता हूँ, आज से बाजरी रोटी बना लेता हूँ, गेहूं की रोटी बना लेता हूँ। अरे वाह, सब बना लेता हूँ। वैसे एक अच्छी बात ये भी है कि हम ये तो मानते हैं कि गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये भी प्रयास है कि गांव में पर्यटकों को लाया जाए, उनके हिसाब से तैयारी गांव के हिसाब से रखी जाती है, और वो गांव फिर गांव नजर आते हैं। कुछ जगह पर इस तरह की पहल भी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात देखिए, गांव में भी थोड़ा सा तो आधुनिकीकरण आ गया, लेकिन अभी भी ठीक है। अभी भी मतलब वो स्थिति नहीं है जो हम सोचते हैं। गाँव में आज भी से लेडीज उठते ही सब घर की सफाई करती है, फिर गायें दूधने का काम करती है, बाड़े की सफाई करती है, बांटा डाल देना, चारा डालना, वो फिर दूध निकालना, दूध लेना काम में, ये सब गांव में अभी भी वही जारी है। गांव में कल्चर वही है, मतलब जो काम उनको करने चाहिए वो महिलाएं वो करती है, पुरुष अपना काम पुरुष करता है। और साफ सफाई, दूसरा तीसरा पानी को कम से कम उपयोग, मतलब वेस्ट करो, कि जली जीवने जली जगदीश है। तो पहले पानी गिराना पाप समझते थे, बिल्कुल, इसलिए पानी की कमी थी। बिल्कुल सही। पानी कहीं अगर वो फालतू आपने गिराया तो कहते हैं अब स्नान करते थे तो पेड़ के पास में एक पत्थर रखते थे, पत्थर पे बैठते और पानी का बना करके उस पेड़ में जाना चाहिए। मतलब वो पानी अभी आप प्लस करेंगे 20 लीटर पानी चला जाएगा, पहले यूँ नहीं था। जी जी। पानी अगर आपने स्नान किया तो एक पेड़ डेवलप होगा। तो घर के 4 लोग स्नान करेंगे तो पत्थर की शिला रख दी, उसके पास में वो कुंड बना दिया, पेड़ के पास स्नान का पानी पूरा पेड़ में जाता, क्योंकि साबुन तो लगाते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बिल्कुल आपने सही बात कही कि पानी जो है हमारे भविष्य की धरोहर है, और जितना हम इसको संजो कर रखेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी उसका उतना ही आनंद ले पाएगी। आज गाँव में बारिश का पानी इकट्ठा करते थे पहले पहले पक्के मकान होते थे, चदरें होती थी, चदरों से से नाल बना देते थे, वो नाल का पानी लेकर टांके में डाल देते थे, और एक ओरण होती थी टांके की, उससे और पानी 12 महीने काम लेते थे, पीते थे। आज मेरे घर में टांका बना 40 साल पुराना टांका। और सर अब आने वाला ही है बारिश का मौसम, तो ये अब भारत सरकार भी कह रही है, राजस्थान सरकार भी कह रही है, कई एनजीओ भी कह रहे हैं कि जितना आप से पानी कलेक्ट करो उतना बढ़िया है, पानी बचना चाहिए, पानी काम आएगा, पानी हमारा जीवन है। और वर्षा का जल तो सर कहते हैं कि बहुत ही शुद्ध होता है। वर्षा का जल तो वैसे भी बहुत शुद्ध होता है, और बारिश का मौसम आने भी वाला है। बारिश का मौसम आता है, देख पहली बारिश में तो सब लोग साफ सफाई कर लेते हैं, तो पहली बारिश को तो पानी जाने देते हैं। जी जी जी। लेकिन दूसरी बारिश का जब छत की सफाई हो गई, सबकी सफाई, ओरन की सफाई होगी, दूसरी बारिश का पानी उसमें टाँके में लेना शुरू कर देते हैं, ताकि 12 महीने पीते रहे पानी। जी जी। इतना बढ़िया पानी मिलता भी नहीं है, और बहुत मीठा पानी होता है बारिश का। वैसे भी सरकार की जल स्वावलंबन योजना जो चल रही है उसमें भी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में तो मैं कह रहा हूँ यूनिक काम हुए। इससे मुख्यमंत्री जी ने जो अभी जो जल स्वावलंबन योजना शुरू की है, उनकी वजह से राजस्थान में ऐसा मेरे ख्याल से हजारों तालाब तैयार हो गए, हजारों तालाब हर जिले में। और लोगों जब एक गांव ने मुख्यमंत्री जी के जो आह्वान के आधार पर एक गांव ने
सरकार के महज के, दूसरे गाँव अपने स्तर पर कर रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री के आह्वान पर शुरू कर दी। और कई जगह पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद में जो मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया, बहुत यूनिक उसका मैसेज गया। सर जैसा कि आप बात कर रहे थे बदलाव, तो ये बदलाव आया है, लोग पर्यावरण के लिए भी सजग हुए हैं और साफ सफाई के लिए भी मानसिकता बदली है, सजग हुए हैं। बिल्कुल सही। तो विष्णु साहब, अब क्योंकि आप राजस्थान खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री महोदय ने रोजगार सृजन योजना भी कुछ शुरुआत की है, अब खादी में अध्यक्ष रहते हुए इस रोजगार योजना को आप किस तरह से आगे ले जाएंगे? देखिए, हम अभी अगर हम देखें तो हमने पिछले साल एक प्रशिक्षण केंद्र, हम 3 प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। जी। हमारा एक माउंट आबू में प्रशिक्षण केंद्र है, एक अजमेर में है, यहाँ पर पुष्कर में, और एक जयपुर के मानसरोवर में। हम 2 महीने का प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और उनको पूरा वहाँ उसमें रहवासी भी और गैर रहवासी दोनों तरह के प्रशिक्षण केंद्र है। उनको सिलाई सिखाना, उनको साबुन का काम सिखाना, उनको मशीनरी मोबाइल रिपेयरिंग काम सिखाना, उनको ब्यूटिशियन सिखाना, जो भी वो सीखना चाहिए वो काम सिखाते हैं, ताकि उसको रोज पिछले 5 साल 1 साल में 28,174 लोगों ने वो प्रशिक्षण लिया है। जी। और अब इस बार भी यही प्रशिक्षण चलाएंगे। तो जो भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल रोजगार योजना शुरू की ना, लोगों को काम में कौशल करो और उसके बाद में उनको वो अपना रोजगार की तरफ बढ़ जाएगा। वही योजना खादी ग्राम उद्योग ने भी अपनाई है और लोगों को ये प्रशिक्षण दे करके उनको प्रशिक्षण के आधार पर अभी मैंने आंकड़े लिए तो मेरे को कहा कि हमने इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया। मैंने कहा चलो वो तो हो गए, तो उन लोगों ने काम शुरू किया कि नहीं किया? जो साबुन बनाने वाले साबुन बनाना शुरू किया नहीं किया, सिलाई करने वाले सिलाई का काम शुरू किया कि नहीं किया, मोटर बाइंडिंग काम करने वाले मोटर बाइंडिंग काम शुरू किया कि नहीं किया, ब्यूटिशियन का जिसने काम किया उसने वो काम शुरू किया कि नहीं किया? इसकी भी मैंने कहा थोड़ा फीडबैक लो, जो अपन प्रशिक्षण दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट ये है कि भाई जो जिसने जो काम सीखा है जाकर के उस करे, तब तो उसका रिजल्ट रहेगा। और करता नहीं तो प्रशिक्षण नहीं, बेकार गया, जो उसका पैसा भी गया। दूसरा हम उसमें एक वो कह रहे हैं, इस बार मैंने एक कल ही हम डिस्कस हुआ उस मैटर को, कि आप लोगों की मानसिकता में योग, जब हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को ही हमको करना है। रुचि उसकी होनी चाहिए। मैं जैसे मोटर बाइंडिंग का काम सीखने जा रहा हूँ, 2 महीने मोटर बाइंडिंग काम सीख जाऊँगा, तो उसके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे यहाँ से आने के बाद में मुझे मेरे छोटा मोटा दुकान लगा करके मोटर बाइंडिंग काम करना है, जिससे मैं मेरे घर चला सकूँ, मुझे रोजगार मिल सके। जिसने सिलाई का काम सीख लिया तो कम से कम वो जाकर के सिलाई का काम अपना घर शुरू करे, जिस गली में मोहल्ले में रहता है, जिस जगह रहता है, ताकि वो अपना घर को चला सके। आज के समय में धीरे धीरे स्थिति ये बन रही पूरे अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं कम होगी धीरे धीरे। भारत सरकार हो चाहे केंद्र राज्य सरकार हो, उसमें धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम होगी, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर में यही है कि आप खुद हाथ से रोजगार करो, अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से काम सीखो। बात कही विष्णु साहब। और अब वैसे तो बात करने का बहुत मन है, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता, लेकिन राजस्थान खादी बोर्ड के आप अध्यक्ष रहे हैं, अब आ चुके हैं इस बोर्ड में, तो बतौर अध्यक्ष आप अच्छी योजनाएं लेकर आए, रोजगार बढ़ाएं, ये इस बारे में हमारी शुभकामनाएं आपको। आप पधारे, बहुत बहुत आप